अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम दोनों आते हैं। हालांकि आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो आपसे पूछूंगा, हमारी जो जरूरतें हैं ना सैलरीड क्लास की, उसमें सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें घर खरीदना है। मुंबई जैसे शहर में घर बहुत बड़ा सपना होता है सैलरीड क्लास का। फिर बाकी शौक, गाड़ी खरीदना, घूमना, साल में हमें 2 बार घूमना भी है। हेल्थ केयर के भी कुछ अपने एक्सपेंसेस है जो हमने मेडिक्लेम ऑफिस से भी मिल जाती हैं, कुछ बाहर से भी लोग लेकर रखते हैं। तो और रेगुलर इनकम में रिटायरमेंट की भी धीरे धीरे प्लानिंग करनी है। उनके लिए क्या सलाह है और हमारे रिस्क एपेटाइट को देखते हुए क्या सलाह देंगे, किस तरह के फंड्स का हम चुनाव करें और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं हम अपने पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए? तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो आज की तारीख में हमारा डेमोग्राफिक्स हो गया वो कितना डेंजरस है वो बताता हूं। अब हम करियर ओरिएंटेड हैं और हम 28-30 साल की उम्र में नॉर्मली लोग शादी करते हैं। अराउंड 20-30 डिले होने लग गया। पहले जो शादी होती तो 20-21-22 की उम्र में लोग कर लेते थे। अब ये चीज 28-30 साल की हो गई है। अगर आप मान लीजिए 28-30 साल की उम्र में शादी हो रही है और बच्चे आपके 30-32 में हो रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट पे खड़े होंगे 20 साल बाद, तब आपके बच्चे एजुकेशनल एक्सपेंसेस और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए उसी दौरान आते हैं। सो जो आपकी लाइफस्टाइल, पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए रखी थी, आपके बच्चे उसी समय एट रिटायरमेंट हायर एजुकेशन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट आती है और शादी के लिए आती है। सो ये हमारे डेमोग्राफिक चेंज की वजह से हुआ। अगर आप शादी जल्दी करें, बच्चे जल्दी हों, तो फिर आप मिड करियर में जब होंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी। तो ये एक ट्रेंड है जो हम चेंज नहीं कर सकते और ये हमारी रियलिटी है। अब जब आप सैलरीड और मिडिल एज में फैमिली ओरिएंटेड आ जाते हैं, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं आपको, क्योंकि चाहते हुए भी आप जैसे कहा कि घर खरीदना, अगर आप एक बार घर खरीदने निकल जाते हैं, 50% जो मेजर हिस्सा आपकी इनकम का है वो तो ईएमआई में चला जाएगा। और फिर आप उसमें से क्या तो बचत करेंगे उसके बाद और क्या खर्च निकालेंगे। सो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास खर्चे नहीं हो तब आप अपना इन्वेस्टमेंट्स मैक्सिमाइज करें। ये उनके लिए भी कह रहा हूं जो फ्रेश जॉब में लगे। अभी आप अगर फर्स्ट जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, मैक्सिमाइज दिस पीरियड, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतनी बचत नहीं कर पाएंगे। सो पहले तो वो हो गया, तो आंसरिंग दैट। अब अगर आप वो फेज से निकल चुके हैं और हम ऑलरेडी आ गए हैं इस फेज में क्या करना है, तो 1, रियल एस्टेट को आप वेरी स्ट्रांगली इवैल्यूएट करें कि आपको लेना है कि नहीं लेना। इमोशनल ग्राउंड पे मत जाइए, क्योंकि इंडियंस टेक्निकली बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। अगर आपके घर नहीं हुआ तो कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं शादी के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आपको वो स्टीरियोटाइप से एक बार निकलना होगा और ये सोचना होगा क्या मुझे मेरी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ईएमआई में लॉक करना है कि नहीं। अगर आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपको अगेन सारे गोल्स इवैल्यूएट करिए और कुछ भी नहीं कर सके तो छोटी छोटी रकम से शुरू करें। मतलब नहीं करने से बेटर है कि आप 1000 रुपया करें, ठीक है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपना जो रेशियो है इनकम टू इन्वेस्टमेंट्स का करीबन अगर 20% मेंटेन करते हैं तो आप मोटा मोटी यू आर गुड इनफ। आई मीन अगर 20% आपकी जो नेट इन हैंड सैलरी है, इनकम है, उसका अगर 20% फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं तो आप एलोकेशंस कर पाएंगे। किस एसेट क्लास में? बहुत सिंपल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स 1 से 3 साल के अंदर है, आपको डेट में रखना है। आपको ऐसे जगह रखना है जहां पे रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। लिक्विडिटी होनी चाहिए एंड सेफ्टी होनी चाहिए। रिटर्न्स भले कम मिले लेकिन जब मैं चाहूं मुझे पैसे हाथ में आ जाए। आपकी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको ग्रोथ भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म है, नो डाउट आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जाना है ताकि कम पैसों में आप ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर आप लो रिटर्न प्रोडक्ट में जा रहे हैं आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे विच यू डोंट हैव। सो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखनी है। अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं है, यू बेटर बिकम रिस्क टेकिंग, क्योंकि रिस्क नहीं लेना और गलत एसेट क्लास में पैसे डालना बहुत बड़ा रिस्क है आपकी फाइनेंसेस के लिए। जी बिल्कुल। 2 चीज और पूछना था मैम आपसे। बिजनेसमैन भी होते हैं, एक कैटेगरी होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इनका हेल्थ केयर और बेनिफिट्स होता है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि ये कोई एम्प्लॉयर के अंदर नहीं होते हैं। तो एक बार बताइए कि बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स, इन दोनों का जो म्यूचुअल फंड का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन तो है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ। अब एंटरप्रेन्योर की क्या समस्या है कि उसकी रेगुलर इनकम नहीं होती, तो शायद एसआईपी जैसी चीज एंटरप्रेन्योर के कैश फ्लो के मुताबिक सही नहीं है। एक तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम कम होती है वर्सेस अ सैलरीड प्रोफेशनल, तो आप अपनी सेविंग से आप अपनी लाइफस्टाइल ऑफन मेंटेन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप एक कंटिजेंसी फंड रखें जिसमें आपकी 6 महीने से 12 महीने की सेविंग्स है। सारा पैसा इक्विटी में डालेंगे और इक्विटी मार्केट में कुछ हो गया तो आप सैलरी पे फॉल बैक नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कंटिजेंसी का रोल बहुत अच्छा है।
अब दूसरा एंटरप्रेन्योर की एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी, जैसे कंपनी पैसा बनाना शुरू करे आप थोड़ा सोच सकते हैं, या बिजनेस बनाना शुरू करें आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप अपने पैसे को डिवाइड करिए। शॉर्ट टर्म कंटिजेंसी पैसा जैसा इन्होंने कहा फिक्स्ड इनकम में जाए, जो लॉन्ग टर्म पैसा है जो आप ट्रूली लॉन्ग टर्म रख सकते हैं वो आप इक्विटी में करिए, और अगर आप उसे स्टैगर करना चाहें तो एसटीपी के जरिए करिए। ओके, तो जो कारोबारी वर्ग है उनके लिए भी अलग सलाह है, क्योंकि उनके पास एक तो फंड कॉस्ट जो होती है, फंड जुटाने की जो कॉस्ट होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, रेगुलर इनकम नहीं होती, तो उनके लिए तमाम तरह के रिस्क होते हैं। शुक्रिया।